नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की सचिवालय में अहम बैठकें, पशुपालन डेयरी विकास के कार्यों की समीक्षा, मत्स्य गन्ना सहकारिता की भी हुई मीटिंग, योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिया जोर। उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि, फर्जीवाड़ा रोकने को बायोमेट्रिक से आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू करने वाला बना देश का चौथा राज्य। एक बार फिर चर्चाओं में केदारनाथ धाम, पदयात्रा को लेकर सियासत गरमाई, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी। हल्द्वानी में किशोरी से दुष्कर्म पर फूटा गुस्सा, कोतवाली में एमबीपीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया हंगामा, आरोपी ऑटो चालक को फांसी देने की मांग। और उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश, पहाड़ों में भूस्खलन, 170 सड़कें बंद, 20 पुलों को नुकसान, रास्ता खोलने में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में अगले 3 साल में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में योगदान 3% से बढ़ाकर 5% करने की दिशा में काम किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए उन्होंने स्थानीय उत्पादों को तेजी से बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में जीएसडीपी में वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधनों का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के साथ ही हर जनपद में एक मॉडल पशु चिकित्सालय बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबे समय से संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इस दिशा में सुधारात्मक प्रयास की दिशा में काम किए जाएं। इन योजनाओं से लाभार्थियों को कितना फायदा हुआ और योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए और क्या विशेष नवाचार किए जा सकते हैं, इस दिशा में नियोजन विभाग के सहयोग से काम किया जाए। उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है, वहीं जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। आपको बता दें कि जीएसटी सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, वहीं फिर से केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चा में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है।
पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे, उसकी लड़ाई है ये। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई, तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। आज के तमाम अखबारों में देख लीजिए, किसी में किसी की तस्वीर छपी है, किसी में किसी की तस्वीर छपी है। ये सारी की सारी यात्रा कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को देश की जनता नकार चुकी है, उत्तराखंड की जनता नकार चुकी है। देश भर में जहां भगवान शिव की पवित्र कावड़ यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बाकी प्रदेशों से भारी संख्या में शिव भक्त कावड़िए पधार रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से शिव भक्त कावड़िए गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह शिव भक्तों द्वारा गंगा जल लेकर जा रहे कावड़ियों की सुविधाओं के लिए भंडारे और चिकित्सा शिविर के साथ ही विश्राम करने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। डोईवाला में भी जगह जगह कावड़ यात्रियों के लिए तमाम भंडारों का आयोजन किया गया है, जहां व्यापारियों द्वारा आने जाने वाले सभी शिव भक्तों का सम्मान पूर्वक आदर सत्कार किया जा रहा है। श्रावण का मास चल रहा है, कावड़ यात्रा बड़े जोर शोर पे है। सभी प्रदेशों से, कई प्रदेशों से जो है हमारा सौभाग्य है, देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, और माँ गंगा हमारे ऋषिकेश से और हरिद्वार से यहाँ से जो है कावड़ी और गौमुख से जो है गंगा जल लेके अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं। भोलेनाथ के मंदिरों में जाके गंगा जल चढ़ाते हैं। तो हर वर्ष जो है हमारे क्षेत्र से जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं संजय कुमार जी, उनके द्वारा आयोजन किया जाता है हम सब लोगों के सहयोग से। और इस बार का जो ये भंडारा है, हम लोगों ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हमारे देश के जो है माँ भारती के जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको समर्पित किया है। कावड़ मेले में अब डाक कावड़ शुरू हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह की दुविधा ना हो। डाक कावड़िए मंगलौर बाईपास से निकल रहे हैं। साथ ही हाईवे पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई हुड़दंग ना मचा सके। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने डीजे वाली कावड़ को पहले नारसन बॉर्डर से पार करवा दिया ताकि भागम भाग वाली डाक कावड़ के दौरान कहीं जाम की स्थिति न बने, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी लगातार कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटा हुआ है। आप लोग लगातार देख रहे हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर हैं। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जगह जगह मोबाइल पार्टियां तैनात की गई हैं, उन्हें वाहन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो लगातार गतिशील रह के जहाँ पर भी किसी तरह का कोई ब्लॉकेज बन रहा है या कंजेशन की स्थिति है ट्रैफिक में, उसको क्लियर कराएं ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और शिव भक्त भोले अपने कांवड़ यात्रा को सरल, सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कर सकें। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही भारी बारिश के चलते लालकुआ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं और इससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से जन टीवी संवाददाता शैलेंद्र कुमार सिंह की पेश है ये खास रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर के मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लालकुआ रेलवे स्टेशन इस समय जलमग्न हो चुका है। मैं लालकुआ रेलवे स्टेशन के पास गोला रोड पर जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां से खड़े होकर के सीधा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पटरियां जो है जलमग्न है। यहाँ आवागमन करने वाले देख सकते हैं यहाँ पे वाहन जो है आ रहे हैं और बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार के हालात बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा इस क्षेत्र में लोग भुगतने को मजबूर है। बताते चलें कि इस समय कुछ ट्रेनें रद्द होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ट्रेनें रद्द तो नहीं हुई है, लेकिन समय परिवर्तित हो सकता है क्योंकि देख सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आपदा के रूप में जो आई बाढ़ है उसके रूप में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और कब तक हो सकता है, क्योंकि लगातार आपदा जैसी कंडीशन आ सकती है। देखते हैं पूरा जो है मैं घुटनों के बल यहाँ पर पानी में हूँ। कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ मौजूद है। लगातार इससे पहले कब समस्या आई थी, उसका समाधान लगता है कि अभी कोई हो पाएगा? और जिस प्रकार का हालात बने हुए कहीं ना कहीं रिस्की हालात हैं। देखिए,
ये समस्या जो है इस बारिश में ये तीसरी बार पानी आया है इसी तरीके से, और इस पानी से कहीं ना कहीं गरीब मजदूर टाइप के लोग जो है ज्यादा परेशान होते हैं, और उन्हीं के घरों में इस समय ये भयंकर पानी जाकर के भर जाता है। अब पूरी रात वो बेचारे कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, इसकी कोई व्यवस्था ना सरकार कर पाती है। और रही बात ये पानी की, तो ये जब से रेलवे की जो काशीपुर वाली जो लाइन जब से पड़ी है, तब से ये पानी आना शुरू हुआ है, और इसकी व्यवस्था ना ही तो रेल कर पा रही है और ना ही अपनी उत्तराखंड सरकार कर पा रही है। क्षेत्रवासी ओमपाल थे, उन्होंने हमें बताया कि काफी समस्याएं लोगों के सामने होती हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन आता है, मुआवजा देने की बात करता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं यहाँ रेलवे क्रॉसिंग में किस प्रकार से ये कार जो है ये जा रही है। तो इसी प्रकार से लोग डर के साए में यहाँ रहने को और जीने को मजबूर है। और जो ये जितना पानी जाता है खड्डी मोहल्ला से लेकर के बिंदु खत्ता जो 2 किलोमीटर के एरिया है वहां तक जाता है, और उसके बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जिससे पहले भी जिला अधिकारी से लेकर के यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर चुके हैं, लेकिन समाधान होने के आसार आज तक नहीं दिखाई दिए। अपने कैमरा सहयोगी अनुज शर्मा के साथ मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, जन टीवी, लालकुआं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद एक बार फिर आफत की बारिश हुई। पिछले 4 घंटे में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और इसके कारण कावड़ मेले में शिव भक्त कावड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हरिद्वार की सूखी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई और इसके चलते इस नदी में खड़ा एक ट्रक बहकर गंगा नदी में पहुंच गया। यमुनोत्री में 26 तारीख को आई बाढ़ के कारण मंदिर की सुरक्षा दीवार के साथ साथ मंदिर के आसपास भी काफी नुकसान हुआ। साथ में जानकी पट्टी क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री के विधायक संजय चौहान ने कहा कि इस नुकसान को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे और आपदा में क्षतिग्रस्त हुई दीवारों और सड़कों के निर्माण के लिए बात करेंगे ताकि उनका स्थायी हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं। हमारे चाहे माँ यमुनोत्री के मंदिर के आसपास क्या मंदिर ही तक काफ़ी नुकसान हुआ है। जो मंदिर की मेन सुरक्षा दीवार थी उसको भी नुकसान हुआ है और मंदिर के साथ साथ नीचे जानकी चट्टी में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए तत्कालिक सारे काम शुरू करवा दिए गए हैं। चाहे यमुनोत्री मंदिर में है वहाँ पे भी अभी जो तत्कालिक तौर पे हो सकता है, अभी जाले वगैरह पड़ने का काम वहाँ भी और जानकी चट्टी में भी, और उसी के लिए अभी मैं थोड़ी देर में सीएम साहब से मिल रहा हूँ मंदिर समिति के सदस्यों के साथ साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो भी तात्कालिक तो हो ही रहे हैं, दीर्घकालिक कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बृहद स्तर पर कराए जाएंगे। उत्तराखंड के काला ढूंगी से खबर है। यहाँ पर रात करीब 3 बजे हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर आ गए। इससे स्टेट हाईवे एक बार फिर बंद हो गया और इसके बाद से राहगीरों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रात बारिश तेज आने के कारण जो दोबारा वो जो पहले रास्ता टूटा था वो दोबारा पुल बह गया है। रामनगर की बसें भी बंद हैं अब इस टाइम, कोई आवाजाही नहीं हो रही है। कुछ रुद्रपुर से आ रहे हैं, उधर गाँव की तरफ से रास्ते में घूम घाम के बहुत दूर से आ रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसके कारण कई सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडेय ने कहा कि आज सुबह तक 170 सड़कें बंद रही, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सड़कें अभी बंद हैं उनमें अधिकतर ग्रामीण सड़क हैं और विभाग उन्हें जल्द से जल्द खोलने की कोशिश कर रहा है।
साथ ही कहा कि विभाग की पहली प्राथमिकता नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को खोलने की रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश से 20 पुलों का नुकसान हुआ है, जिसमें से 2 पुल बह गए हैं। साथ ही पिछले साल के 84 जर्जर पुलों के बारे में बताते हुए कहा अधिकतर पुल पर काम किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। बारिश में, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हो रही है, तो पहाड़ में जैसे हर बार होता रहा है, सड़कें ऑफ एंड ऑन बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, लेकिन जो आज सुबह की सूचना उसके हिसाब से लगभग 170 सड़कें हैं जो कि वर्तमान में बंद है, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अधिकतर हैं ग्रामीण मार्ग हैं और PMGSY के जो रोड हैं जो गाँव को कनेक्टिविटी देते हैं, वो वाले रास्ते हैं, उन पे भी काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा फोकस NH और SH पे जहाँ पहले रहता है, हम पहले उसको करते हैं क्लियर, उसके बाद हम आगे के रोड्स पे काम करते हैं। और 20 हमारे पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 पुल वॉश आउट हुए हैं और बाकी पुल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा किसी में दरार है, किसी में कोई और प्रॉब्लम आई है, तो उसमें हम लोग ने ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट किया है, ट्रैफिक कम किया है। कहीं पे छोटी गाड़ियाँ सिर्फ चल रही हैं, कहीं पे हम सिर्फ पैदल चला रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की किच्छा इकाई के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में विहित अधिकारी SDM हल्द्वानी को 3 महीने में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि किच्छा में व्यापार मंडल इकाई का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न किए जाने के मामले में दायर एक जनहित याचिका निस्तारित कर दी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने महावीर के खिलाफ एक्शन ले लिया। इसे आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी। उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर के फरियादियों को परेशानी से न जूझना पड़े, इसके बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह काशीपुर तहसील और SDM कार्यालय पर पहुंचे और निरीक्षण किया। SDM कार्यालय के पास जल निगम में बहुमंजिला भवन की DPR बनवाने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान DM ने उप जिलाधिकारी को न्यायालय में वादों की जानकारी दी और पुराने वादों को त्वरित निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही नगर निगम के कामों की जानकारियां ली। उन्होंने नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त को नगर की सफाई के साथ ही जल भराव क्षेत्रों में पैनी नजर रखने और नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए। युवती जा रही थी, उसी टेम्पो में बैठे एक युवक ने उस युवती से अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी शुरू कर दी, जिसके बाद युवती सीधे थाने पहुंची और युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। में टेम्पो में एक युवती के साथ किसी युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मैटर पुलिस के संज्ञान में आया है। सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे मामले न्यायालय पेश किया जाएगा। मंगलवार की देर शाम रामनगर क्षेत्र में एक टेम्पो में यात्रा करने के दौरान एक युवती के साथ टेम्पो में मौजूद अन्य एक यात्री द्वारा अश्लील हरकतें करने के मामले के बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वो टेम्पो में यात्रा कर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रही थी। इसी बीच टेम्पो में एक आसिफ नाम का एक युवक था जो सांवलदे का रहने वाला है। उसके द्वारा इस युवती के साथ छेड़खानी कर अश्लील हरकतें की गई। उन्होंने
बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच भी की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर पीलीभीत मार्ग के ग्राम भैंसीहा खटीमा के निवासियों ने अपने बच्चों सहित तहसील का घेराव किया। आपको बता दें, बीते 10 साल से निवास कर रहे लोग हैं। ग्रामीण ओम प्रकाश निषाद से एक प्लॉट क्रय कर अपने पक्के आवास बना लिए हैं, जिसमें हाईवे मार्ग तक जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया था, जो पिछले 10 साल से पुराना है। वहीं इस मार्ग पर प्रधानमंत्री जल योजना में पाइप डाले गए, जिनसे लोगों द्वारा जिन प्लॉट पर अपने आवास बनाए गए हैं, इस कारण ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मजदूर वर्ग ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर रास्ता सुचारू करने की मांग की। इस मामले में खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी का कहना है कि एक मामला भूमि विवाद का आया है, मामले की जांच की जाएगी। वहाँ पे भूमि विवाद का कुछ मैटर है। कुछ लोगों ने इस टाइम पे एक व्यक्ति जमीन खरीदी है और जमीन उनके नाम नहीं है, जमीन जिनके नाम है उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये मैटर है, तो इसमें जांच की जाएगी। जो आवश्यक कार्रवाई है उस हिसाब से जांच के आधार पर की जाएगी। नहीं, बिना जांच के लिए अगर जो भूमिधरी किसी की ज़मीन है तो उस पर हम ज़बरदस्ती रास्ता नहीं निकाल सकते बिना किसी जायज़ कारण के। तो जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि रास्ता दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये खेत माफिया और भू माफिया के बीच का मामला है। खेत माफिया और भू माफिया की लड़ाई है, जिसमें ये गरीब जनता पिस रही है। खेत माफिया ने अपना खेत बेचा भू माफिया को, भू माफिया ने बेचा इन लोगों को। इन लोगों के सबके पास रजिस्ट्रियां हैं, जितने भी हैं सबको, और उसका रास्ता भी था 10 साल से लगातार वो रास्ता वहां पे चला आ रहा है। उसमें पाइपलाइन पानी वाली जो डाली गई है वो भी पड़ी है। जय साहब ने हमें लिख के भी दिया है उस पाइपलाइन के बारे में कि ये पाइपलाइन हमने वहाँ पे डाली मौके पे। उसके बाद क्या होता है, भूमाफिया और खेत माफिया के आपस में लड़ाई झगड़ा जो भी इनका होता है, बीच का रास्ता बंद कर दिया जाता है। जो खेत माफिया उसने बीच के रास्ते में 100-200 मीटर के आसपास में धान बो दिया है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।